गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूं, स्वस्थ हूं और तंदुरुस्त हूं। मैं आज ये मर्डर हिस्ट्री का पार्ट 18 लेकर आया हूं। इसके पहले का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उससे लाभ उठा सके। और साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए और आगे से आगे इस वीडियो को बढ़ाने के काम कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, मैं चल रहा हूं आप लोग के बीच इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये भारत का अंतिम वायसराय, इसके पहले जो भी वायसराय है और जो भी मंत्री है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। गवर्नर वगैरह सब वगैरह कर दिए, गवर्नर जनरल भी कर चुके हैं। ये भारत का अंतिम वायसराय जो माउंट बेटन को बनाया जाता है और स्वतंत्र भारत का पहला तथा अंतिम गवर्नर जनरल माउंट बेटन को बनाया जाता है। इसके पहले गवर्नर हुआ करता था, जैसे बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन कैनिंग के समय से ये गवर्नर जनरल का और गवर्नर का पद हट गया और उसके बाद से वायसराय के पद आ गया। उसके बाद से भारत स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी को बनाया जाता है। जो कि ये राजगोपालाचारी है, ये भारत का मात्र एकलौता व्यक्ति है जिनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इनको तो पहले बात हो रहा था वायसराय बनाने के लिए, लेकिन वायसराय के अर्थ होता था जो माने इंग्लैंड का चमचा नहीं होता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाला, वो चीज इनको बनाने के लिए प्रयास हो रहा था। लेकिन इन्होंने बोले जो नहीं, अगर हम बनेंगे तो गवर्नर जनरल ही बनेंगे, नहीं तो वायसराय वगैरह नहीं बनेगा। जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर अच्छा हूँ। तो उसके बाद से इनको स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद इन्हीं के समय से तो भारत स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद से ये गवर्नर जनरल का जो पद स्वतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी राजगोपालाचारी के समय के बाद से ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है। उसके बाद से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आता है जो किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल के समय में कौन कौन से गवर्नर जनरल क्या किए और उनके समय में कौन कौन से युद्ध हुआ, कौन कौन से घटना हुआ। ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये भारत के हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला आता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक वायसराय बनकर रहता है। इसने बंगाल पर द्वैध शासन आरंभ किया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर क्या करता है, द्वैध शासन के प्रक्रिया प्रारंभ करता है। उसके बाद से आता है वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस का जो कार्यकाल रहता है 1772 से 85 तक। इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है, इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद से इसी के समय से राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद आता है। उस समय जो था, जिस समय अंग्रेज सब था, उस समय कलेक्टर शब्द जो आया, जो कि आज के समय में भी काफी मशहूर है, क्योंकि
जो कलेक्टर जो होता था वो बहुत बड़ा पद होता था। जब भी कलेक्टर आता था तो अपने साथ में एक दरोगा को लेकर आता था। तो कलेक्टर और दरोगा का काफी मतलब दबदबा चलता था। उसी समय का दबदबा, उसी समय का इम्प्रेशन आज तक भी चलता है। जो कि जे उसी समय जब लोग देखा, ये जब कलेक्टर आता था तो राजस्व वसूलने के काम करता था। जो भी जिस भी जो भी गांव हो, उस गांव के जो सबसे धनी व्यक्ति रहता था वही राजस्व वसूलता था। वो अपने से गरीब लोग, अपने से छोटे जमींदार से वो कर वसूलने का काम करता था। समय से अगर नहीं कोई कर अगर देता था तो उस पर कार्रवाई करता था, उसको कड़ी से कड़ी सजा देता था। उसको, उस जमींदार को जब कलेक्टर आता था, समय से वो कर को वसूली नहीं किया रहता था, तो कलेक्टर और दरोगा आकर उसको इतना ज्यादा झाड़ देता था, सब कहीं कहीं पनिशमेंट भी देता था, जिसको लोग को देख कर माने अंदर ही अंदर शर्म आ जाती थी। ये कलेक्टर बहुत बड़ा पद है। सब लोग अपने मन में प्रतिज्ञा करने लगे कि जब भी हमारा बेटा बनेगा तो क्या बनेगा, कलेक्टर ही बनेगा। आज के समय में भी कहावत है, जो क्या आप कहीं कलेक्टर है क्या, वो रुतबा उसी समय का है। ठीक, तो कलेक्टर पद हम लोग समझ गए। उसके बाद में इसी के समय मदरसा अधिनियम नियम आता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल का मतलब अंग्रेज होता है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, वारेन हेस्टिंग के ही समय। यह बंगाली तथा अरबी का अच्छा जानकार था। ये बंगाली भी अच्छा बोल लेता था, एकदम धारा प्रवाह, और अरबी भाषा भी बोल लेता था अंग्रेज, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इसको इतना अनुवाद, इतना जानकारी था। ठीक, इसी के शासन काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक, इसने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करा है। तो भागवत गीता जो आज भी हम लोग के बीच में प्रसिद्ध है, उसको ये तो मान लो भागवत गीता संस्कृत में है, ये तो बहुत किसी तो हिंदी में होगा, लेकिन तो हिंदी संस्कृत जानता नहीं था, तो उसको क्या किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा दिया ट्रांसलेटर से, ताकि उसको समझने उसको परेशानी ना हो। ठीक, यह लंदन जब लौट के जब जाता है तो इस पर महाभियोग पारित किया गया, किंतु महाभियोग उस पर लगा नहीं। लेकिन इस बात से दुखित होकर वह आत्महत्या कर लिया। अब आत्महत्या इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड के जो महारानी उनके लिए मैंने इतना किया, जाकर मैंने उनके लिए 1772 से लेकर 1785 तक उनके लिए मैंने सेवा किया, और वहां से वापस आने के बाद मुझे रिजल्ट का मिले जो मुझे मेरे ऊपर महाभियोग लग गया। ठीक, किंतु पारित नहीं होता, उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता। उसके बाद से कार्नवालिस आता है, जो कि 1786 से लेकर 93 तक वो रहता है। कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, क्योंकि कार्नवालिस लोगों को बहुत ज्यादा मानता था, नागरिकों को बहुत ज्यादा सेवा करता था। इसने कर्मचारियों को वेतन बढ़ा दिया, तो नागरिक सेवा ही होगा, इसलिए उसको नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों को शक्ति को कम किया। जो जमींदार लोगों को ज्यादा प्रताड़ित करता था, एक टैक्स लेता था, उसकी शक्ति कम किया, आपको इतने ही लिमिट में रहना है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। दरोगा का पद इसने लाया। ठीक, जो कि दरोगा और कलेक्टर के बारे में अभी हम आप लोग बीच में एक्सप्लेन किए हैं। तथा चल अदालत की स्थापना किया। इसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। ये अभी हम लोग जाने किसके बारे में, कार्नवालिस के बारे में। उसके बाद में आता है अगला वायसराय आता है बेलेजली, जो 1798 से लेकर 1800
5 तक इसके कार्यकाल रहता है। इसने सहायक संधि लाता है। क्या लाता है? सहायक संधि लाता है, जिससे सबसे पहले हैदराबाद ने इसे सहायक संधि को मानता है। इसे बंगाल के शेर कहा जाता है। किसको? बेलेजली को बंगाल के, बहुत से बेलेजली, बहुत से बंगाल के शेर मानिए। ठीक, अब देखिए, इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया। बंगाल के लोगों के लिए एक कॉलेज बनवाता है बेलेजली, जिसका नाम रखता है फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला आता है हेस्टिंगस। क्या आता है? हेस्टिंगस। ये 1818 से लेकर और 1823 तक ये आता है। ठीक, जो कि 1818 जो हम लोग पढ़े थे कारखाना अधिनियम में, सबसे पहले 1818 में 1881 में कारखाना नियम आता है, लेकिन ये आता है कब? 1818 में, और 23 तक रहता है। ठीक, इसी 18 को लाट दिया जाएगा तो कारखाना नियम का पहला आ जाएगा। इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। किसके समय? हेस्टिंगस के समय नेपाल युद्ध होता है। इसने रंगोली के संधि के द्वारा अंग्रेजों को अधीनता स्वीकार करवा देता है। रंगोली के संधि के द्वारा लोगों को, यानी भारत के लोगों को क्या कहता है? अंग्रेजों को अधीनता स्वीकार करा देता है। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया। अब ये पिंडारी क्या है, इसके आगे वाला जो वीडियो जो आएगा उसमें डिटेल्स में है। फिलहाल में हम लोग इतना ही समझे कि इसने पिंडारियों का क्या कर दिया? ये अंत कर दिया। ठीक है, मराठों का जो समूह होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? पिंडारी बोलते हैं। आगे वाला वीडियो में हम लोग अच्छा से इसको जानेंगे। ठीक है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया, यानी वही कर वसूलने वाला बात हो रहा है। शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान लाया। कौन? हेस्टिंगस। अब देखिए, ये जो है शिक्षा पर कर 1 लाख रुपया खर्च करने के जहां पर बात हो रहा है, समझ जाइए कि अंग्रेज भारतीयों को पढ़ने पर फोकस थोड़ा सा इसलिए दिया ताकि इन लोगों को अंग्रेजी के जानकारी हम लोग दे सके। तो कोई भी काम अगर हम लोग उससे कहते हैं करने के लिए, तो अंग्रेजी में बोले, इंग्लिश में बोले, तो वो बात के समझ पाए। चाहे वो सभी हम लोग भाषा में बोले तो हम लोग अभी कम्युनिकेशन अच्छा से बना रहा है। ठीक है, नहीं तो कोई खास अंग्रेज सब भारत के लोगों को शिक्षा पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। तो एक शिक्षा ऐसा चीज है, अगर शिक्षा किसी को नहीं मिले तो कई पीढ़ी पीछे चला जाता है। ठीक है, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोले हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। अब बताइए, जो पिएगा ही नहीं तो दहाड़ेगा कैसे? जो पढ़ेगा नहीं तो कोई चीज को जानेगा कैसे? तो थोड़ा सा ये सब ध्यान दिया सब। क्यों ध्यान दिया सब? क्योंकि इस सब को कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दिया। नहीं तो इस सब शिक्षा पर, भारत के लोग के शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया, केवल अपना ही फायदा। ठीक, उसके बाद में विलियम व्हाइटिंग आते हैं। कौन आते हैं? विलियम व्हाइटिंग आते हैं। विलियम व्हाइटिंग जो है 1828 में आता है और 35 में इसका खत्म हो जाता है। इसने सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु हत्या पर रोक लगाता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये काम करके जाता है विलियम व्हाइटिंग, क्योंकि जो सती प्रथा, तो सती प्रथा क्या होता था? जैसे पहले अंग्रेज सब आया, सबसे बहुत पहले जब भारत के जिस स्त्री का पति अगर मर जाता था तो उस पति यानी उस पुरुष के साथ में उसकी स्त्री को
जिंदे उसके जो पजाठी हो चाहे समाधि हो, समाधि हो तो उसी में दफना दीजिए, और नहीं तो पजाठी हो तो जिंदे उसको उसके साथ में बांध कर जिंदा जला दिया जाता था। ठीक, अब देखिए कितना क्रूर ये प्रथा था। ठीक, जो कि ये तो मान लीजिए मेरे हिसाब से, अगर मान लीजिए अगर सती प्रथा तो केवल तो महिलाओं पर नहीं आना चाहिए, ये तो पुरुष के लिए भी तो लागू हो सकता है। मान लीजिए हो सकता है कहीं पहले स्त्री ही मर गया, पहले स्त्री ही मर गई और उसके बाद से पुरुष जिंदा है, तो पुरुष को भी तो जलाना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रावधान नहीं था, केवल प्रावधान इस था कि अगर किसी स्त्री का पुरुष अगर मर जाते हैं तो उस स्त्री को जिंदे जलना पड़ता था। वो ऐसे प्रथा ही बन गया था कि लोग एक दूसरे को देखकर उसको अपना धर्म समझकर, जो भी इस देश में मैंने पखंड बढ़ा है, धर्म के नाम पर पखंड बढ़ा है, ठीक, उसको ये दिखाया जाता था कि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, इसी रास्ते से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो सकता है। अब उसको वो सहजता पूर्वक स्वीकार करके वो अपने शरीर में आग लगाने को तैयार हो जाती थी। तो इसके बाद से यही जो विलियम व्हाइटिंग जो आता है, इसको क्या करता है, खत्म कर देता है। ठगी प्रथा, शिशु हत्या, जो छोटी छोटी बच्चियां जो पहले जन्म लेती थी, लोग कोई गर्भ में मार देता था, कोई जन्म लेते ही मार देता था, ठीक है, इसको रोक लगाया। उसके बाद से आता है डलहौजी। डलहौजी 1848 में आता है और 56 में इसका वापसी हो जाता है। इसने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, इसको, डलहौजी को। इसने रेल, डाक, तार, PWD परम के रेल तो समझ ही रहे लोग, वही ट्रेन जो चल रहा है। डाक का बोला समझिए जो पोस्ट ऑफिस वाला हिस्सा था। तार जो बात होता था पहले फोन द्वारा, गदर फिल्म में अमरीश पुरी वाला आप लोग देखे होंगे, वही तार के बारे में बात हो रहा है। PWD जितने बड़े कंस्ट्रक्शन है, रोड वगैरह वाला बड़ा बड़ा पुल को PWD के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसने किसने शुरू किया, डलहौजी ने शुरू किया, ठीक। इसने शिक्षा के क्षेत्र में उट्स डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक। बहुत खतरनाक नियम था, ठीक है, जो कि ये किसके द्वारा लाया गया था, डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसने 1848 ईस्वी में राज हड़प नीति लाया। अब ये राज हड़प नीति क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, कोई राज्य हो गया और उसका कोई वंशज नहीं है, राजा रानी है लेकिन उनका बेटा बेटी नहीं है। अभी डलहौजिया पहुंचता था, अभी कहता था आपके तो कोई बेटा बेटी है नहीं, तो फिर जो राज है ये क्या हुआ, मेरा हुआ। उन लोगों को वेतन देते, ठीक है, आपको जिन्हें खाने से मतलब है, आपको इतना सैलरी हर एक महीना में दिया जाएगा, आप इस जगह पर चले जाइए, आप ऐश की जिंदगी जीत लीजिए और जीते रहिए और वहीं पर रहिएगा, जब तक आप जिएगा तब तक आपको पैसा यहाँ से भेजा जाएगा, ये राज मेरा हो गया, ठीक है। उसी तरह करके बहुत से सारे राज्य को उसने हड़प लिया था, ठीक है। तो हड़प नीति जो है, ठीक है, इसने लाया था, डलहौजी ने लाया था। इसके तहत सबसे पहले सतारा को उसने हड़प लिया था, ठीक, और पंजाब पर अधिकार करके जो पंजाब के जो शासक था उससे कोहिनूर हीरा छीन लिया और छीन कर इंग्लैंड भेज दिया।
जो कीजिए आज के भी समय में वहाँ के रानी जो थी उस समय के उनके मुकुट में लग गया। आज के समय में भी कोहिनूर हीरा है, जो कि जी सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा होता है। ठीक है, जो कि जी इंग्लैंड में भेजा गया किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। ठीक, उसके बाद से आता है कैनिंग, जो 1856 से लेकर 62 तक ये अपना रहता है। इसके समय 1857 का विद्रोह होता है। ठीक, और इलाहाबाद के संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ये दो काम, इंपॉर्टेंट काम जो है कैनिंग के समय में ये होता है। उसके बाद से क्या होता है, ये आता है एल्गिन, जो 1862 से लेकर 63 एक वर्ष लिया जाता है। इसके समय बहाली आंदोलन का क्या हो जाता है, अंत हो गया। इसी समय जो जिसका केंद्र क्या था, पटना था। इसका केंद्र बहाली आंदोलन जो है उसका केंद्र पटना रखा गया था, जो कि ये एल्गिन के समय में इसका क्या हो गया, अंत हो गया। जो भी वायसराय आया या गवर्नर जनरल आया, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी के रीजन में काम हुआ तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में काम हुआ। सबसे ज्यादा इसके समय में काम हुआ, इसके समय वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद जितने भी वायसराय आया, कोई 2 बरस 4 बरस 1 बरस के लिए आया, और उस समय में बहुत कम काम हुआ। क्योंकि अभी अगले वाले पार्ट में बाकी जितने भी वायसराय था आया था सब, उस सब के बारे में हम लोग बारी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल में आज इस वीडियो में इतना ही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और इसके अगले पार्ट बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ आप इसे अपने हाथों से, इसके स्क्रीनशॉट मार कर, इसके पॉज करके आप इसे अपने हाथों से नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि फिर से आपको अगला प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि भारत के हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है।